तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम सीखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो आइए मेरे साथ जानिए कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और जो भी चीज़ें इसमें बनेगी सबका कॉन्सेप्ट जानेंगे। आराम से धैर्य से सीखेंगे। एक गहरी सांस लेने के बाद इधर उधर अब भटकना बंद करो। आ गए हो तो अब पूरी वीडियो देख के जाओ, और ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना और अनसब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं एक सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन लूँगा जो मुश्किल है, और अगर उसको आपने कर लिया तो मैं मानता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक ओवरव्यू दूं तो उसमें हम ये जानते हैं कि एक बिल्डिंग में अगर दो तरीके का बिजनेस हो रहा है, एक बड़ी बिल्डिंग में दो टाइप का सामान बेचा जा रहा है। ऊपर मान लो जूता बिकता है, नीचे कपड़ा बिकता है। तो उन डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे हो वो हम सीखते हैं इस चैप्टर में। पर इस चैप्टर में हमें सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे खाते बन चुके हैं ऑलरेडी। हमें इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दिए जाएंगे और हमें उनसे P&L बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि धीरे धीरे इसमें जो भी अकाउंट बने इसमें तीन चीज़ें बनती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जानते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है आपके सामने, स्क्रीन पे देखिए आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कुछ हमें जो है बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ देखिए बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद ये टेबल दी है, ये थोड़ी ठीक टाइप से नहीं है, तो मैंने एक बढ़िया सी टेबल बना रखी है इधर, ठीक है। ये है बढ़िया सी टेबल, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, वही टेबल है ये। और थोड़ी एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है और हमें बताया भी गया है कि खर्चों को कैसे अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन का मतलब डिवाइड करना कि आपको कौन सा खर्चा और कौन सी इनकम को कैसे बांटना चाहिए डिपार्टमेंट के बीच में, क्या आपको बेस लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना। व्यापार मतलब बिजनेस करना नहीं, व्यापार करना। व्यापार और धंधे में सिर्फ एक फ़र्क है कि व्यापार में हम सिर्फ सामान लाते हैं और बेचते हैं, लेकिन बिजनेस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लोग रखने पड़ते हैं, और बाहर के लोगों को देखना पड़ता है, सोसाइटी को देखना पड़ता है, अपने यहाँ के लोगों को देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में इतना सब नहीं है। भले ही हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग से ही बिज़नेस शुरू हुआ था, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ एक बिज़नेस का पार्ट है। अब जानते हैं कैसे ट्रेडिंग होती है। मान लो आप रास्ते पे घूम रहे हैं, ठीक है, आपको जैसे कि आपके घर में बहुत सारा एक ही दिन में वो दिवाली चल रही, ठीक है। दिवाली के दिन आपने क्या किया, आपके घर में आपके भैया 10 झालर एक्स्ट्रा उठा लाए, ठीक है। अब ये झालर मान लो 25 रुपये की पड़ती है, तो आपने क्या किया, 10 झालरों को उठाया, 30 रुपये में सबको बेच दिया, बाहर के कस्टमर्स को। तो एक बात बताओ कि 25 रुपये की झालर आप 30 में बेच रहे हो, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हर झालर पे कमा रहे हो, ठीक है। चलो मान लो आप बेचने गए तो आपको पेट्रोल लग गया, मान लो 2 रुपये पर झालर पे पेट्रोल लग गया, ठीक है। 2 रुपये पर झालर पे कैसे लगता है वो बताऊँ आपको, रुको। पहले मान लो, चलो पूरा ही मान लो, कितने रुपए का मान लो, 30 रुपये का मान लो पेट्रोल लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने
जो आपका भी प्रॉफिट निकलेगा ना, जैसे कि 25 की झालर है, 30 में बेची, 5 रुपये पर झालर कमाए तो 50 रुपये के पड़ गए, 50 में से 30 माइनस कर दिए पेट्रोल के, तो आपने कुल मिला के सिर्फ 20 रुपये कमाए। तो ये 20 क्या है, इस 20 को हम बोलेंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कि जो भी प्रॉफिट आपने सिर्फ सेल से कमाया लागत लगा के, लागत लगाने के बाद, वही प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और ढंग से जानते हैं, देखिए जैसे ये आपको पहले आपको ना एक काम करता हूँ, हम देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का अपना मेन मकसद है कि हम उसका बैलेंस निकाल सकें, और उसका बैलेंस का नाम ही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमने कैसे निकाला था, अभी निकाला आपके सामने, कि हमने सेल मतलब जो रेवेन्यू था उसको, उसमें से हमने लागत घटा दी, तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है कि हमारी लागत कैसे निकलती है, लागत भी हम जानते हैं कि देखो अब कोई सामान आपके यहाँ पड़ा है, ठीक है, अब उसकी आपको लागत निकालनी है, तो सबसे पहले देखेंगे आपने कितने में खरीदा उसको, परचेज प्राइस देखेंगे, फिर देखेंगे कि उस पर कितना खर्चा लग गया हमारा लाने ले जाने, लोड अनलोड में। ठीक है, और मान लो आपके पास पहले से ही कुछ सामान पड़ा था, क्योंकि यहाँ पूरे बिजनेस की बात होती है, तो ओपनिंग बैलेंस ले लो, और कुछ सामान क्या ज़रूरी है सब बिक जाए, कुछ सामान बच भी जाएगा, तो वो सामान आपका नहीं बिकेगा, तो वो कर देना आप माइनस। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बनता है आपका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का। और ट्रेडिंग अकाउंट भी मेरी बात मानो इसी बेस पे काम करता है। देखो कैसे करता है, देखो मैं बताऊं, देखो ये तो निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला था, सेल्स या रेवेन्यू माइनस COGS। तो COGS की वैल्यू डाल दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस लगाए ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यही तो हो रहा है इधर। ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया तो आपने प्लस वाली चीज़ें एक तरफ लिख दी, रेवेन्यू और क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को कर दिया माइनस, परचेज को कर दिया माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंस को कर दिया माइनस, और जो बैलेंस आया वो बन गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यही था ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब जानते हैं कि इसमें कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर में। तो ये कुछ हमें चीज़ें दी थी, अभी बनाता हूँ मैं आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट। तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, हमने सामान सारा डाल दिया, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, वैल्यू आप डाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जब हम करते थे तो उसमें हम सिर्फ एक कॉलम बनाते थे। इसमें जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे एक कॉलम ज़्यादा बनेगा। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 2 डिपार्टमेंट थे, X, Y और टोटल। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट थे X और Y, और एक कॉलम बना एक्स्ट्रा टोटल का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ था वो डाल दिया 10,700 का, फिर डिपार्टमेंट वाई का 68,000 का दिया हुआ था, और टोटल कर दिया यहाँ पर लिख दिया। अब नेट परचेज क्या होता है, नेट परचेज होती है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी कितना सामान आपने एक्चुअल में खरीदा है। अब खरीदा वापस कर दिया तो क्या खरीदा, खरीदा वापस कर दिया क्या खरीदा, तो उसको हम खरीदा नहीं माना जाता,
जो एक्चुअल में तुमने खरीदा है उसको आप आगे यूज़ करने का मोटिव रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट परचेज। ठीक है, तो इसको मैं नोट 1 में, नोट क्या दिखाऊँ आपको, मान लो जो भी हमें परचेज दी थी तो उसी को हमने माइनस कर दिया परचेज रिटर्न से। देखो ये है ना, देखो परचेज थी 94,600 माइनस कर दिया 900 और 22980 में से 2200 को माइनस कर दिया। यही चल रहा था इसका हिसाब। तो इसमें ये कर दिया, इसमें भी कर दिया और टोटल यहाँ लिख दिया। अब नेट सेल्स को हमने कैसे करा है इस क्वेश्चन में, देखिए आपको नेट सेल्स का इसका बताऊं कैसे करा है इन लोगों ने। इन लोगों ने बोला कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो एक आइटम 40 का बेचता है, तो हम क्या करें, हमें क्वांटिटी तो मालूम नहीं कि कितनी बेची है, तो हम सेल की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि जितने का सामान बेचता है, जैसे 40 का बेचता है, जो कि कॉस्ट प्राइस का 80% ज़्यादा है। अगर कोई सामान 100 का पड़ता है और आपसे कह दिया जाए कि वो 100 का 80% ज़्यादा है, तो आप 100 का 80% उसमें जोड़ देंगे और आप उसकी सेलिंग प्राइस कहेंगे 180 रुपये। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है, जैसे सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है तो CP प्लस CP का 80% ले लेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू 80/100। समझ में आया ना? ठीक है, 180 का सामान कोई बोल रहा है कि इतने का कोई सामान बिकता है, तो वो और ये भी कहता है कि ये सामान कॉस्ट प्राइस पे 80% जोड़ के बिक रहा है। ये सामान कॉस्ट प्राइस पे 80% जोड़ के बिक रहा है। ठीक है, तो कितने बिका होगा, 100 पे 80 जोड़ के बिक रहा है ये। तो यही कॉन्सेप्ट मैं लगाया इधर। तो यहाँ मैंने वर्किंग नोट बनाया, इसका दिखाऊंगा। तो देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट में वो हम चल रहे थे नोट नंबर 2 पे। ठीक है, तो इसने नेट सेल्स कैसे निकाली है वो हमें देखना है। तो नेट सेल का इसने कह दिया कि 80% कॉस्ट प्राइस पे ज़्यादा हो रहा था, तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकला है, ये देखो कॉस्ट प्राइस अभी मैंने बताया, किसी चीज़ का निकालना हो तो उसका हम देखेंगे कि कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना ओपनिंग स्टॉक था, फिर उसमें परचेज जोड़ेंगे उसकी वैल्यू, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स का निकालेंगे, कितना आया, 10,700 ओपनिंग था, 93,700 नेट परचेज था, 0 डायरेक्ट एक्सपेंस थे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 21 था, तो ये आया अपना 83,400 की कॉस्ट। ठीक है, ऐसी डिपार्टमेंट वाई की निकालेंगे तो इसका 68, तो 18,780, 61,000 माइनस, तो बचा आपका 225,180। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस में 80 जोड़ के बेच रहा है, तो कितने का बिका, 83,400 इंटू 80,100, तो ये आ गया आपका टोटल आंसर 150,120। तो ये आ गई आपकी डिपार्टमेंट एक्स की सेल, और सेल हमने डाल दी है, ये रही देखो। ठीक है, अब इसने बोला कि जो अपना अगला क्वेश्चन वो है उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट देखना है। इसमें क्या था कि डिपार्टमेंट वाइज 60 रुपये का एक सामान बेचता है जो कि डबल है कॉस्ट प्राइस के, डबल है। ठीक है, डबल। तो अगर कोई सामान कॉस्ट प्राइस के डबल है तो उसकी पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 225,180 और इसकी सेलिंग प्राइस को हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 450,360 रुपये का। तो 450,360 आ गई इसकी सेल, और इसको हमने लिख दिया टोटल में। और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 61,600 और टोटल लिख दिया 82,600। और यहाँ के टोटल करा, यहाँ का टोटल बढ़ा था तो आया अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आशा करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब हम बनाएंगे P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ टिप्स जो हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए। अब मैंने उन टिप्स को लिख दिया है क्योंकि मुझसे भी शुरू में ये गलतियां हुई थी और मैंने इन चीज़ों का लिख लिया है कि ताकि अगली बार ये चीज़ें गलत ना हो। तो देखो कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो खर्चे आप और जो इनकम को आप डिवाइड नहीं कर सकते उनको अभी सर्कल कर लो, क्वेश्चन में ही सर्कल लगा लो। ठीक है, उनको अभी लिखना मत, और जिनको लिख सकते हो, जिनको डिवाइड कर सकते हो, उनको अभी लिख लो। ठीक है, उसके बाद पहले सब
सारी एडजस्टमेंट करना, उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस पर कूदना। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनाया मैंने। तो देखो सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट को तो कर दिया ब्रॉट डाउन, जितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट हमने कर दिया ब्रॉट डाउन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ। अब इसमें मैंने सारी एंट्रीज कर ली हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कैसे करिए। तो सबसे पहले प्रोविजन की एंट्री करिए। एडजस्टमेंट थी राइट ऑफ बेड डेब्ट्स हुए हैं 3,300 के एक्स्ट्रा, और आपको बचे हुए पे 10% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, और अगर कोई फ़ायदा या नुकसान हो तो उसको बराबर बांटना है, इक्वली लिखा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए अकाउंट बनाया है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का। देखिए ये रहा। इसमें सबसे पहले क्या किया कि 5,000 का बैलेंस हमारा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में था, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम पे 5,000 रुपये का प्रोविज़न था, है ना। प्रोविज़न तो मालूम है ना क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद आपको बेड डेब्ट्स हो गए ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद 3,300 के, और आपसे बोला गया कि बचे हुओं का 10% बनाओ। तो बच गए आपके 38,600 के। कितने के थे डेटर शुरू में, कितने के थे देखो ना, कितने के थे डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपको दिखेंगे, ये रहे 41,900 के। तो 41,900 में 41,900 में आपके जब 3,300 के लॉस हो गया तो आपके बच गए 38,600 के, और इस पे बोला है 10% बनाओ। तो कितना बना इसका 10%, 38,60। तो हमने बोला कि हमने ये बना दिया 38,60 का। तो अभी हमें 2,160 का P&L में डालना है, मतलब इतना और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इस साल हमें 2,160 का और बनाना पड़ेगा। तो हमने P&L में डाली एंट्री, और क्या डाली 2,160 से। ये देखिए 2,160 से, और इसको बराबर डिवाइड कर दिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है अपना रेंट। रेंट को बोला, सबसे पहले देखना मैंने एडजस्टमेंट करी है, एडजस्टमेंट 1 थी ये एडजस्टमेंट 1 थी, फिर ये एडजस्टमेंट 2 है। ठीक है, फिर ये एडजस्टमेंट अगली ऐसे आती गई हैं। जैसे सबसे पहले एडजस्टमेंट करना, मैंने यहाँ सैलरी पहले लिख दी है, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, एडवर्टाइजमेंट में कोई थी नहीं, मेंटेनेंस में कोई थी नहीं। उसके बाद ये थी एडजस्टमेंट नंबर 3। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे खर्चे जो थे उनको लिख दिया। अब इन्होंने सारे खर्चे ऐसे ही दे रखे थे, ठीक है, सिर्फ सिंपल। तो अब इनको डिवाइड करना था, तो डिवाइड इन्होंने कहा कि आपको डिवाइड करना है जितना सामान बिकेगा, क्वांटिटी के रेशियो में, क्वांटिटी ऑफ सेल के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। क्वांटिटी ऑफ सेल, कितना सामान बिका आपका पर ईयर। अब वो जो कॉस्ट हमें दी थी पर पीस की, अब वो काम आएगी। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंटल एक्स की सेल की है 150 120 की, और डिपार्टमेंट वाई की करिए 450 360 की। प्राइस पर प्रोडक्ट है 40 रुपये और इसका है 60 रुपये। अब क्वांटिटी निकालनी है, कितना सामान बेचा। आपसे कहा जाए 100 का सामान बेचा, 10 का 1 का प्राइस है, तो कितना सामान बेचा 10। तो हमने क्या किया मन में, 100 को 10 से डिवाइड ही तो करा, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, क्वांटिटी निकल गई। तो ऐसे यहाँ पे किया है 150 120 को 40 से करा, तो हमारी 3,753 की 3,753 पीस हमने बेचा है डिपार्टमेंट एक्स में, और डिपार्टमेंट वाई में हमने ऐसे ही 7,506 में बेचा है। और इनका रेशियो जो आया है वो आया है 1:2। तो यही आपका जो भी जनरल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी बच गए एक्सपेंसेस, उनको आप ऐसे 1:2 में डिवाइड करेंगे।
तो जितने भी खर्चे थे उनको मैंने 1:2 में डिवाइड कर दिया है, भले ही आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आया है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और डिपार्टमेंटल लॉस। हमने एक छोड़ दी है क्योंकि उसको हम पोर्शन नहीं कर सकते थे, जैसे ये था, ये जो खर्चा है 4th वाला, इसको मैंने सर्कल कर लिया था। मैंने आपको एक टिप बताई थी कि आप जो भी एडजस्टमेंट ना कर पाए पोर्शन, उसको आप लिखेंगे नहीं अभी P&L में, तो उसको जब बाद में लिखना है तो उसको अभी रहने दो, बाद में लिखना। अभी जो भी आया आपका उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या डिपार्टमेंटल लॉस, ठीक है। उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और डिपार्टमेंटल लॉस। यानी आपने डिपार्टमेंट एक्स में लॉस खाया 1,930 का और डिपार्टमेंट वाई में 88,960 का प्रॉफिट लिया। यानी आपका डिपार्टमेंट वाई बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डिपार्टमेंट एक्स में ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। तो अभी तो आया आपका डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और डिपार्टमेंटल लॉस, लेकिन P&L का मकसद ये नहीं होता है, ये मकसद होता है कि आप नेट प्रॉफिट निकाल सकें। तो नेट प्रॉफिट कितना आया वो अब देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करो, लॉस को ब्रॉट डाउन करो, टोटल में एंट्री डालो, टोटल में एंट्री डालो। फिर हमारी जो एक्रूड इनकम थी, क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हमने टोटल में इसका अमाउंट डाला, यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल सकते। और फिर हम टोटल में बैलेंस पाएंगे, अगर यहाँ पाते यहाँ पे तो यहाँ नेट लॉस निकलता, पर क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी तो हमारा आया नेट प्रॉफिट और यही हुआ है हमारा फ़ायदा। तो आशा करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप सीख गए होंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। अब जानेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट में मैंने गलती ये कर दी है कि मैंने 2 कॉलम निकाल लिए थे शुरू में, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, एक ही बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक लिख दिया है 2161, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस शीट डालते हैं बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स 41,900 के अकर हुए थे, ठीक है, उसमें से 3,300 के फर्दर हो गए, ठीक है, ध्यान रखना ये बाद में अकर हुए हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अकर हुए हैं, तो इसलिए अब इनको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमने फर्दर प्रोविज़न जो बनाया था उसको भी माइनस कर दो, क्योंकि हम एक एस्टीमेट लेते हैं कि इतने डेटर्स और डूब सकते हैं आने वाले टाइम में, तो इसीलिए हमने उसको भी अभी से ही माइनस कर दिया, क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो मालूम है ना, कंजूसी वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पहले से ही अभी कोई खर्चा आगे होने वाला है तो उसको पहले से ही लिख दो, बाद में अगर वो ना हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है 34,740, इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 जो इनकम अभी मिलनी है उसको एक्रूड इनकम बोलते हैं, और फर्नीचर पे डेप लगाया था। सबसे पहले यहाँ भी आप एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है, तो फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद कैश था इतना, रेंट आउटस्टैंडिंग था, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, फिर कैपिटल थी, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया और ड्राइंग कर दी माइनस, तो ये आया आपका फाइनल अकाउंट। और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी में आता है, तो उसको हमने कर दिया टोटल। तो फाइनली हमारा जो बैलेंस हो गया है टैली। और यही एक कॉमर्स की जो ज़िंदगी होती है, कॉमर्स की एक जो ज़िंदगी होती है उसमें हम बैलेंस शीट मैच करने में ही हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और मुझे भी अभी इतना ही सुकून मिल रहा है, सुकून। तो आशा करता हूँ आपको आज की पूरी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो, ठीक है। और ऐसे ही और मज़ेदार क्वालिटी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ऐसी कमाल की काम की वीडियो पाने के लिए, ताकि आप सबकी मदद कर सकें और एक ज़िंदगी में आने का अपना मकसद पूरा कर सकें, ठीक है। तो लाइक कर देना पसंद आई, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी को आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने।
थैंक यू।